गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेस। मैं सौम्या पुरोहित, आपकी EFM के प्रोफेसर। और आज हम लोग स्टडी करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड का जो पेपर 1 है, रूरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन। हमने कुछ टॉपिक्स उसके अभी तक कवर किए थे, जिसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ परिचय किया था ग्रामीण विकास का, और कुछ सहकारिता के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, तो हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट की आवश्यकता क्यों है उसके बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे थे। कुछ पॉइंट्स जो थे हमारे वो अभी बचे हुए थे, उनको हम एक बार रीड कर लेते हैं। मानव संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि आर्थिक जो क्षेत्र होता है उसमें किस प्रकार से आर्थिक जो क्षेत्र होता है उसमें किस प्रकार से ग्रामीण विकास होना ज़रूरी है। तो उसके पॉइंट में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मानव संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कोई एम्प्लॉयमेंट है जो कि होना चाहिए, ऐसा कोई रोजगार है जो कि इंसानों के द्वारा बनाया गया है, जैसे जितने भी रोजगार है वो सारे इंसानों के लिए और इंसानों के द्वारा ही बनाए गए हैं। ऑप्टिमम यूज का मतलब होता है कि कम से कम स्रोतों में, कम से कम सोर्सेज में मानव संसाधनों को काम में लेना है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कम से कम सोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करने का जो काम है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने का जो काम है, वो कला हर इंसान में होनी चाहिए। इन्होंने यहाँ पर ये बात इसलिए बोली है, इन्होंने कहा है कि अगर हम कम से कम पॉपुलेशन होकर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर काम करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं कि इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि ग्रामीण विकास के द्वारा देश में मानव संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सकता है। देश की कार्यशील जनसंख्या का 48.9% कृषि एवं संबंध क्षेत्र में लगा हुआ है, जबकि कृषि में उतनी श्रम शक्ति की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कहा है कि जनरली लोग क्या करते हैं, अकेले लगे रहते हैं कि एक ज़मीन में एक आदमी लगा रहेगा तो वो इतना प्रोडक्शन कर लेगा या फिर इतना उत्पादन कर लेगा। जबकि जनरली इन्होंने ये बात कही है कि ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का काम करना ज़रूरी है। जितना श्रम आप वहाँ लगाएंगे उससे कम श्रम में हम काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। फिर इन्होंने कहा है कि परिणाम स्वरूप ग्रामीण श्रम शक्ति का एक बड़ा भाग अवश्य बेरोजगारी है। ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसको कहा जाता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो बेरोजगारी हमको दिखाई नहीं देती। कहने का मतलब ये है कि अगर कृषि की बात मानी जाए तो वो भी एक तरीके की बेरोजगारी ही कही जाएगी, कि आने वाले टाइम में आपको नहीं पता होगा कि उसका क्या रिजल्ट आप तक आने वाला है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि हम एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि मान लीजिए हमने अभी जो उगाया, हमने गेहूँ उगा दिया, या तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ आ गई जिसकी वजह से हमारी जो फसल थी वो पूरी ख़राब हो गई, या फिर बारिश इतनी कम हो गई कि हमारी जो फसल थी वो जल गई। ठीक है, अब इन दोनों में क्या होगा कि हमने पैसा भी पूरा लगा दिया, हम उसके ऊपर आधारित थे कि जब कृषि से पैसा आएगा तो हम आने वाले समय में उस पैसे को काम में ले लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तो ये बेरोजगारी कैसी हुई कि हमने हमारी तरफ से उस रोजगार को बनाने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स भी लगा लिए, पर उससे हमको कोई भी फायदा नहीं मिला। नेक्स्ट है कि ग्रामीण विकास के द्वारा गांवों में कृषि से संबंधित क्रियाओं, लघु व कुटीर उद्योगों तथा हस्तकौशल को प्रोत्साहन देकर बेरोजगार मानव शक्ति का अनुकूलतम उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा है कि आर्थिक शोषण की समाप्ति, चेक ऑन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कि आर्थिक शोषण जो है वो खत्म होना चाहिए। अभी भी इन्होंने कुछ डेटा दिया है हमको कि गांवों के समृद्ध लोग ग्रामीण जनसंख्या के बड़े भाग का जो निर्धन तथा असहाय है आर्थिक व शारीरिक शोषण करते हैं। शोषण करने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी गरीब इंसान वहाँ पर पैसे लेने जाता है तो वो उसे धमकियाँ दे देते हैं कि अगर तुमने 10 दिन बाद पैसा नहीं दिया या 1 महीने बाद पैसा नहीं दिया तो हम तुम्हारे घर से लोगों को उठा लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ थी पहले गाँव में। अभी जब से थोड़ा लिटरेसी रेट जो है हमारा, साक्षरता दर जो
बदलता आ रहा है, उसमें थोड़ा सा फर्क है कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं, और जो कि लोगों ने किए भी हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर कहा है कि आर्थिक शोषण जो करते थे, हम उसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे थे अभी। आर्थिक शोषण का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने किसी को बोला कि तुम हमारे जाति के नहीं हो तो तुम हमारे घर पर नहीं आओगे, ये भी एक प्रकार का शोषण माना जाता है कि आप सामने वाले को डिमोटिवेट करके चल रहे हैं। तो इन्होंने बोला है कि गांवों में शिक्षा के प्रसार, रोजगार अवसरों में वृद्धि तथा ग्रामीण लोगों में अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करके उनका शोषण समाप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने बोला है कि अगर लिटरेसी रेट जो है हमारी, जो हमारा एक तो साक्षरता दर है, दूसरी चीज जो हमारी हम बोल सकते हैं कि रोजगार वाला जो रेट है जिससे हमें नौकरी मिलनी चाहिए, तो हम उसको भी खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इन्होंने कहा है कि जो हमारा इकोनॉमिक पावर है, जो हमारा जो आर्थिक सत्ता है, उसमें विकेंद्रीकरण होना चाहिए था। एक तो हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन दो शब्द हैं, दोनों शब्दों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों पर कमांड करने वाला केवल एक ही आदमी होगा, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पर है, हमारे यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन ही माना जाता है। तो इन्होंने बात कही है कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए कि सबके हाथ में कुछ अधिकार होने चाहिए, उसी से हम हमारा देश अच्छा चला सकते हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि एक चीज को चलाने के लिए कुछ 5 लोग काम कर रहे हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि जो आरबीआई बैंक है, आरबीआई बैंक एक सेंट्रलाइज्ड बैंक है, या हम बोल सकते हैं कि एक सेंट्रल बैंक है, ठीक है। अब और जितने भी बैंक्स हैं, एसबीआई बोल सकते हैं, यूको या यूनियन बैंक जो है, ये तीनों कौन से बैंक हुए? डिसेंट्रलाइज्ड। मतलब कि इनको कोई भी काम करने से पहले, कोई भी मतलब इनको पैसा लाना और लगाने से पहले आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। सारी जो सत्ता है वो इनके हाथ में नहीं है। तो होपफुली आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सामाजिक सुविधाओं की पूर्ति, अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सर्विसेज। देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति, बैंकिंग, सफाई आदि से संबंधित सामाजिक सुविधाओं की अत्यंत कमी है। ये जो इन्होंने सुविधाएं बताई है ये बहुत ही बेसिक है, जो कि एक कंट्री को हम लोग बोल सकते हैं कि विकसित करने के लिए, विकसित होने के लिए काफी लाभदायक भी है, ठीक है। तो इन्होंने यही बात कही है कि सामाजिक सुविधाओं की पूर्ति हमारे यहाँ पर सबसे पहले होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि आवास समस्या का हल। आवास समस्या का हल क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ हाउसिंग प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है। अगर हम उसको पर्सनली लेकर सोचें तो है क्या कि जो आवास समस्या है हमारी, गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए कि कम पैसों में जनसंख्या और शहरीकरण को ध्यान में कम पैसों में जनसंख्या और शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए वो सारा काम करते चले जाएं। मतलब ये है कि हम एक उदाहरण ऐसा कुछ यहाँ पर ले सकते हैं कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम कुछ आपको एक कमरा और एक रसोई या एक वॉशरूम वाला जो घर होता है हम आपको वो बनवा के दे सकते हैं, ताकि ऐसा होगा कि जितने भी लोग हम अभी तक यहाँ पर लेते आए हैं जिनके लिए वो सुविधाएं होना ज़रूरी है, वो सुविधाएं सबके लिए यहाँ पर मान ली जाएंगी। हम एक बार पढ़ लेते हैं कि इन्होंने कहा है देश में बढ़ती यूएस 2011 हुई जनसंख्या तथा शहरीकरण की प्रवृत्ति के कारण आवास समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है,
ठीक है, जटिल होती जा रही है। जटिल होती क्यों जा रही है? हमने एक बार बात करी थी कि हमारे जो रहने का एरिया है वो इतना है, पर हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी है। ठीक है, अब सिचुएशन ये है अभी बढ़ती पॉपुलेशन में कि रहने की जगह तो इतनी है और पॉपुलेशन इतनी हो चुकी है। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलेशन अगर कम होगी, लोगों में थोड़ी सी जागरूकता होगी, जागरूकता को देखते हुए लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है कि ग्रामीण विकास के द्वारा इस समस्या को हल करने में सहायता मिल सकती है। यदि गांवों के विकास द्वारा वहां आधुनिक सुख सुविधाओं की पूर्ति करती जाए तो अनेक लोग शहरों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करना पसंद करेंगे। अब हमको फायदा क्या है कि ग्रामीण विकास में क्या होता है कि इतनी बड़ी जगह में कुछ इतने से लोग रहते हैं क्योंकि खुली जगह ज्यादा होती है। ठीक है, जबकि शहरों में क्या प्रॉब्लम होती है कि लोग तो इतने हैं और जगह इतनी है। तो मल्टी स्टोरी जो फ्लैट्स बनने का जो क्रेज है वो यहीं से आया है कि आपको कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बनाना रखना जरूरी है। ठीक है, अब ये वाला जो कंसेप्ट है उसमें हमको सबसे बड़ा घाटा क्या लगा कि अगर कभी मान लीजिए भूकंप आ जाता है तो सारी बिल्डिंग्स एक साथ ही नीचे गिर जाएंगी। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि ऐसा अगर हम करेंगे, हम ग्रामीण विकास पर ज़्यादा जोर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पर घरों के साथ रह पाएंगे। नेक्स्ट आता है कि तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः है 48.45 एवं 45.23 है। मतलब कि जो तमिलनाडु का शहरी जनसंख्या है वो है 48.45 एवं महाराष्ट्र में 45.23 है, जबकि अखिल भारत का प्रतिशत 31.16 है। ठीक है, ये इन्होंने कुछ डेटा दिया था जिसके बारे में हमने अभी तक स्टडी करी है। फिर आता है कि ग्रामीण विकास का सामाजिक क्षेत्र में महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन सोशल सेक्टर। सामाजिक में मतलब क्या है कि सामाजिक रूप से ग्रामीण विकास कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आता है कि एक्सपांशन ऑफ एजुकेशन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हमारा जो भी मान लीजिए ये जो हमारी उन्नति का जो पेड़ है उसमें जो जड़ है वो एजुकेशन है। अगर हमारी एजुकेशन जो है वो अच्छी होगी तो ही हमारे पेड़ पर अच्छे फल लग पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी ध्यान में रखने की चीज़ है कि हमारे जो बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं वो क्या सोच के पढ़ाए जाते हैं कि हम जो पढ़ेंगे वो हम केवल और केवल मार्क्स के लिए ही पढ़ेंगे। जो इंसान मार्क्स के लिए पढ़ता है वो यहीं तक पहुंच पाता है। जो नॉलेज के लिए पढ़ेगा, जो खुद के लिए पढ़ेगा, वो इंसान कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठने वाला होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कि शिक्षा का प्रसार जो है वो ग्रामीण विकास के सामाजिक क्षेत्र में कैसे महत्व रखता है। इन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास से शिक्षा का प्रसार बढ़ेगा। गांवों के अन्य लोग चाहते हुए भी आर्थिक मजबूरियों के कारण अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाते। ग्रामीण विकास से लोगों की आय में वृद्धि होगी, परिणाम स्वरूप वे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। इन चीज़ों में जो फैक्टर्स आते हैं, जो कमियां आती हैं, वो कमियां कैसी हो सकती हैं कि एक तो हमारे परिवहन साधनों की हमने जो एक क्लास में बात करी थी कि परिवहन साधन हमारे यहाँ पर थोड़ी सी कमी रखते हैं। परिवहन साधन की कमी होने से लोग उस चीज़ों से नहीं जुड़ पाते और अपने इम्पोर्टेंट काम नहीं कर पाते। इम्पोर्टेंट काम यहाँ पर क्या हुए, जैसे एजुकेशन हुआ। ठीक है, एजुकेशन की बात हम लोग कुछ ऐसे कर सकते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है हम लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमारे गांव में अच्छा स्कूल नहीं है और पढ़ाने के लिए हमको थोड़ा बाहर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने ये बात यहाँ पर कही है कि कुछ आर्थिक मजबूरियाँ ऐसी होती है जिसकी वजह से पेरेंट्स जो है, माता पिता जो है वो थोड़े डरते हैं कि हमें बाहर पढ़ने नहीं भेजना है। कुछ फैक्टर्स आते हैं कि खर्चा बहुत ज़्यादा लग जाएगा, आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, पढ़ने का खर्चा। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि अगर ऐसी कोई बात मतलब ऐसा कोई फैक्टर कि एक अच्छा स्कूल, कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी अगर हमारे गांव में खोल दी जाए तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आता है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि, एक्सपांशन ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटी।
जैसे हर गांव में, हर एक ग्रामीण क्षेत्र में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना ज़रूरी है, ठीक है। पर अभी भी कुछ सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर जनरली डॉक्टर्स खुद जाना पसंद नहीं करते कि हम गांव में पोस्टिंग नहीं लेंगे, हम गांव में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने इसमें कहा है कि देश के गाँव पिछड़े हुए हैं, इसलिए वहाँ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी पिछड़ी हुई है। सामाजिक सुविधाओं के अभाव के कारण योग्य चिकित्सक गाँवों में जाना नहीं चाहते। ग्रामीण विकास से इस समस्या का हल किया जा सकता है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर कहा कि ग्रामीण विकास अगर हमारा होगा तो हम इस समस्या से भी थोड़ा सा दूर जा सकते हैं। उससे नेक्स्ट पॉइंट हमने पहले बात करी थी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो ग्रामीण विकास में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाती है, तो हमने उसके बारे में कुछ बातें करी थी। हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि सामाजिक उत्थान, सोशल अपलिफ्टमेंट। सोशल अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है कि हम जिस जगह अभी तक थे उससे थोड़ा सा ऊपर हमें उठना पड़ेगा। कैसे उठना पड़ेगा कि पहले के ज़माने में क्या माना जाता था कि अगर किसी की तबीयत खराब है तो आप उसके लिए कुछ डोरे तावीज़ बना देंगे। तो गवर्नमेंट ने इस बात पर ध्यान दिया है, सरकार ने कहा है कि डोरे तावीज़ जो है या फिर ये जो जादू टोने वाला काम है, इसको हम थोड़ा पीछे रखते हैं। ग्रामीण विकास के लिए हमको आगे लाने के लिए और खुद आगे आने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये जो बैकवर्ड चीज़ें हैं, जो पिछड़ी है चीज़ें, उन पर बहुत ही फायदेमंद हम रहेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हम सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। आज भी गाँवों में छुआछूत, अंधविश्वास, डोरे तावीज़, भूत प्रसाद, नरबली, सती प्रथा, बाल विवाह आदि का बोलबाला है। ग्रामीण विकास तथा शिक्षा के प्रसार से इन सामाजिक समस्याओं पर काबू पाया जा सकेगा, जिससे देश का सामाजिक उत्थान होगा। सामाजिक उत्थान का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर इंसान ये सारी चीज़ें फॉलो करता है कि उसके ऊपर काला जादू कर देते हैं या फिर उसमें कुछ भूतनी आती है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं गाँवों में अगर हम लोग देखें, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि इन सब चीज़ों को अगर हम हटा दें तो हमारा ग्रामीण विकास जो है वो और भी ढंग से होगा और भी बढ़िया तरीके से चलेगा। नेक्स्ट आता है कि जाति प्रथा से मुक्ति, इमेंसिपेशन फ्रॉम कास्टिज्म। कि जाति प्रथा जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलनी चाहिए। देश में न केवल शादी विवाह बल्कि राजनीति में भी जाति प्रथा का बोलबाला है। परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष लाखों बेमेल विवाह होते हैं तथा अयोग्य व निकम्मे एवं निकम्मे जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। सीधा सीधा क्या बात है कि एक तो हमारे यहाँ पर क्या होगा कि लड़की 9 साल की है, लड़का 21 साल का है, ठीक है। ये जो बेमेल विवाह है हमें इन्हें रोकना पड़ेगा। शादी तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक इंसान खुद समझदार ना हो जाए, खुद के फैसले खुद ना ले ले। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सामाजिक मूल्यों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज। सामाजिक मूल्यों की स्थापना का मतलब क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज, कि कुछ सोशल वैल्यूज जो है अभी हमारी घटती चली जा रही है। इसका बहुत ही साधारण सा एक उदाहरण लेते हैं हम लोग कि आजकल के बच्चों में जो बोलने का तरीका है, बड़े छोटे का कायदा ना रखे बिना, ठीक है। ये बहुत ही साधारण सा उदाहरण है जो आप कहीं पर भी देख सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि कुछ सामाजिक मूल्यों की स्थापना भी हमें करनी पड़ेगी। हमें ये वापस याद दिलाना पड़ेगा कि इंसानियत के रूप से, मानवीयता के रूप से आपको ऐसा कुछ भी करना पड़ेगा। इन्होंने कहा है कि देश में मानवीय तथा सामाजिक मूल्यों का दिन प्रतिदिन ह्रास हो रहा है। वह भारत जो कभी ज्ञान, दर्शन तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्व में गुरु माना जाता था, वहाँ लोग मूल्य विहीन समाज, वैल्यूलेस सोसाइटी की ओर बढ़ रहे हैं। ग्रामीण विकास से इस पर रोक लगेगी तथा सामाजिक मूल्यों की पुनः स्थापना की जा सकेगी। इन्होंने सीधी सीधी बात ये कही है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज हमारे यहाँ पर होना ही चाहिए। सामाजिक वैल्यूज अगर हमारे नहीं होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? सामाजिक वैल्यूज अगर हमारे यहाँ पर नहीं होंगे, जो देश का ढर्रा अभी तक चलता आया था या हमारा देश जिस प्रक्रिया में अभी तक ढला हुआ था
कि कुछ एक साइकिल से चलती आ रही थी कि एक बच्चा पैदा होगा, उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाएगा, कुछ सोशल वैल्यूज़ बताई जाएगी, कुछ मॉरल वैल्यूज़ बताती जाएगी, उसी से वो अपने आने वाले जीवन में अपना जीवन व्यतीत करता रहेगा। अगर किसी भी बच्चे को या इंसान को अगर हम ये ना बताएं कि सामाजिक वैल्यूज़ क्या है और उसके लिए समाज के लिए जीना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक एक इंसान से ही पूरा समाज बनता है। एक समाज ऐसा हम फैक्टर बोल सकते हैं जिसमें आप समाज के साथ जीना पसंद भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज से हट के जीना पसंद करते हैं, और ये जो लोग होते हैं ना कि समाज से हट के जीना पसंद करेंगे, वो लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं माने जाते। ठीक है, तो इन्होंने नेक्स्ट बात कही है कि हमें जनसंख्या नियंत्रण करना पड़ेगा। पॉपुलेशन कंट्रोल हमारे कंट्री की सबसे ही बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैसे है? अभी जो हमने बात करी थी, हमने जिसमें सर्कल्स बनाए थे कि जगह इतनी है रहने की और रहने वाले लोग इतने हैं। ठीक है, सेम वही फैक्टर हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए यहाँ पर इन्होंने कुछ डेटा दिया है कि 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 84.6 करोड़ जनसंख्या थी, जो 2001 में बढ़कर 102.7 करोड़ हो गई है। मतलब ये है कि 11 साल में हमने कुछ इतनी पॉपुलेशन बढ़ाई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि देश की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 1.8 करोड़ लोगों की वृद्धि हो रही है। वर्ष 2011 में देश की जनसंख्या 1210.19 मिलियन 121.0 करोड़ हो गई है। अशिक्षा, निर्धनता व पिछड़ेपन के कारण गांवों में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है, अतः ग्रामीण विकास करके ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। पूरा फोकस जो इस पॉइंट में है वो ये है कि अगर हम यहाँ पर जो हमारा जनसंख्या वाला फैक्टर है, अगर हम उसे कम कर देते हैं, अगर हम उसे बढ़ा देते हैं, तो हम बहुत ही सही देश हमारा चल सकता है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि जनसंख्या में गुणात्मक परिवर्तन। हमने एक क्लास में डिफरेंस पढ़ा था कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस है। मतलब कि जो हमारा मात्रात्मक एवं गुणात्मक जो हमारे फैक्टर्स हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि अशिक्षा, निर्धनता, कुपोषण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण भारतीय जनसंख्या में ऋणात्मक गुणात्मक परिवर्तन, नेगेटिव क्वालिटेटिव चेंज है। मतलब कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो बढ़ तो रही है पर गलत तरीके से बढ़ रही है। मान लीजिए अगर 2 बच्चे पैदा हुए, एक का नाम ए, एक का नाम बी, ठीक है, 2 बच्चे पैदा हुए, तो जब ये पैदा होंगे तो जनसंख्या में इनका नाम लिख दिया जाएगा। पर जब ये मान लीजिए कुछ कुपोषित होने के कारण या चिकित्सा सुविधाएं समय पर ना मिलने के कारण अगर इन दोनों की डेथ हो जाती है तो वो पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज ये कि मान लीजिए अगर ये दोनों बच्चे बीमार ही पैदा होते हैं कि इन्हें अभी तक भी मान लीजिए ये दोनों बच्चे कुछ 10 साल या 11 साल अगर जी चुके, उसके बाद भी अगर इनको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिलती है, तो ऐसी शिक्षा का और ऐसी पॉपुलेशन बढ़ने का कोई भी अर्थ नहीं माना जाएगा। अभी तक हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, हम कुछ आवश्यकताएं अभी तक भी पढ़ते आ रहे थे। अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कवर करने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेस पर। धन्यवाद।